राम राम सभी को। चले फिर शुरू करते हैं मैकेनिकल टीवी को। इतना नोटेशन हो रहा है, इसको तुम देखते जाओ, तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन भी लगाऊंगा, तुम देख लेना। ये क्या है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब क्या? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, किस पे? पीवी डायग्राम पे, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। तो तुम सिंपल देखो, पहला क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या है तुम्हारा बेसिकली। एक सेकंड देखो, ये थोड़ा सा ऐसे से हो रहा है, देख लो। पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं हम ना, पीवी डायग्राम। तो इसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या है? आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस शॉर्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है तुम्हारा? गैसिफिकेशन, एमआरटी, जिसमें तुम्हारा थर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बचा क्या? ये पूरा कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा थर्मल हो गया। और एक और इसको ध्यान रखना, क्या होगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इजकल टू माइनस पी बाई वी। ये वाला जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार पूछेगा कि जो आइसोथर्मल में हो रहा है, तो आइसोथर्मल डिफरेंशियल का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे जब कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे। ये तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, टी लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? माइनस पी बाई वी, इसको लिखेंगे, समझ गया। अब इसका डायग्राम की बात करते हैं, तो ये समझ गया ना कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आगे तुम्हें समझना है कि कैसे हो रहा है। देखो, पी वी इक्वल टू सी होता है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशियल, पी डी वी इक्वल टू वी डी पी, डिफरेंशियल कर दिए यहाँ पे। अब अगला क्या आ जाएगा तुम्हारा? डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस, ये इधर ले जाएंगे, माइनस पी बाई वी। ये आएगा आपका फाइनल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तुमसे पूछेगा कि बताओ आइसोथर्मल में क्या होता है डिफरेंशियल जब करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा? माइनस पी बाई वी। अब इसका पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे ड्रॉ करते हैं? ये सब पीवी डायग्राम आइसोथर्मल, ये कर्व चलता है ऐसे, समझ गए? ये कर्व पीवी डायग्राम पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ कैसे करते हैं? क्या होगा तुम्हारा ड्रॉ? ये कर्व, कैसा कर्व होगा, ठीक है। और क्या होगा तुम्हारा? पी इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होगा, मतलब प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका? यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या होता है? पीवी इक्वल टू गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल तुम्हें याद करने का इतना झंझट नहीं करना, बस याद कर लो, बहुत आसान है, सिंपल। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या होगा आपका? डिफरेंशियल एट रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा? माइनस पी बाई वी। और इसका कर्व कैसा होता है? इस पे पीवी डायग्राम पे तुम्हारा ऐसे कार्वेचर बनता है, इसका कैसा लाइन चलेगा? तो कार्वेचर चलेगा, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस तुम्हारा क्या हो गया? देखिए, ये भी कर्व चलता है, ये भी, इसका भी ऐसे ही चलेगा, जैसे ये देखो कार्वेचर बन रहा है, तो पीवी में भी क्या होगा तुम्हारा? कार्वेचर चलेगा, ये देखो ऐसे। लेकिन अंतर क्या होता है? जो स्टिप होता है, ये जो स्टिफनेस इसमें आ रहा है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें जो स्टिफनेस आ रहा है, जो क्या होता है एडियाबेटिक कर्व में, एडियाबेटिक कर्व ज्यादा स्टिप और थर्मल से। अब देखो, यह थर्मल है, पॉइंट सेम है, ठीक है, पॉइंट सेम है। हम जानते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है? कर्वेचर ही बन रहा है जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस या थर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों में किसका स्टिप ज्यादा है? सिंपल तुम देखो, एडियाबेटिक का स्टिफनेस ज्यादा है, कैसे? सिंपल ड्रॉ कर, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम जब सोम पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम देख लेना कि तुम्हें स्टिफनेस कैसे देखते हैं। यही देख लो, इस दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टीप है? स्लोप किसका? स्लोप स्टीप। देखो, यहाँ से बैठोगे, मान लो इस पॉइंट है, इस पे से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे करो, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा सफर कर रहा है, इसका स्टीफनेस थोड़ा कम है। ये पूरा बहुत ज्यादा शार्प है, इसका शार्प टर्न है ना, शार्प टर्न, इसका मतलब क्या होगा? स्टीफनेस का ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा डायग्राम जो है, यहाँ से ये दोनों एक्सपेंशन का है, क्यों? क्योंकि देखिए, प्रेशर यहाँ है, वॉल्यूम ये है, ठीक है। प्रेशर यहाँ है, पहले यहाँ .1 का प्रेशर देखो कितना है यहाँ, .1, इसी के रिस्पेक्ट में .1 क्या वॉल्यूम देखो, ठीक। फिर .2 पे हम आते वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या घट गया, इसका मतलब क्या? एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्वेश्चन क्या होता है? ये सिंपल, डीपी बाई डीवी किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? प्रेशर को रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम एट एडियाबेटिक प्रेशर, कुछ नहीं अंतर हुआ, माइनस गामा इंटू पी बाई वी, ठीक है, याद रखना इतना। आइसोथर्मल में जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पी बाई वी होता है इक्वेशन, और इसमें जो होता है बस गामा आगे लगा लेना, ठीक है। अब याद रखना ये चीज कि
दोनों का डायग्राम, दोनों का जो लाइन चलेगा पीवी डायग्राम पे वो क्या कर्व चलेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हम में से पूछा जाएगा कि अच्छा आप बताओ कि एडियाबेटिक और अस्थमा में अंदर क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ देख के, तो सिंपल बताना है कि जो एडियाबेटिक में होता है उसका जो स्टिफनेस होता है कर्व का वो ज़्यादा स्टिफ होता है रिस्पेक्ट ऑफ आइसोथर्मल, समझ गए। और ये तुम्हारा क्या एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन क्या समझ गए, 0.1 हो यहाँ, 0.2 यहाँ है, देखो 0.1 पे प्रेशर देखो कितना है, 0.1 पे इसके रिस्पेक्ट यहाँ देख लो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कम है। अब देखो आगे बढ़े वॉल्यूम बढ़ गया यानी एक्सपेंशन हो गया। दूसरा डायग्राम तुम्हारा ये दिख रहा होगा, ऊपर वाला देख लो, ये डायग्राम तुम्हारा दिख रहा है, बहुत आसान है, सिंपल। क्या है ये तुम्हारा प्रेशर है, ये तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो 0.1 ये हो गया, 0.1 ये हो गया। अब देखो आइसोथर्मल क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये आइसोथर्मल लाइन है ना, स्टिफनेस देखेंगे सीधा, यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है तो 0.1 पे तुम्हारा वॉल्यूम क्या, प्रेशर कम है, वॉल्यूम क्या है यहाँ देखो, वॉल्यूम तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर तुम्हारा इस पे कम है। अब वॉल्यूम 0.2 पे जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, सेम एडियाबेटिक के लिए हो गया, ठीक है। अब तुम समझ गए क्या क्या होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है एडियाबेटिक कर्व मोर स्टीपर देन किससे, आइसोथर्मल, समझ गए इतना। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे तो चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पीवी डायग्राम, डायग्राम पे वेरियस प्रोसेस को कैसे कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तुमसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा वैल्यू कब कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो सिंपल एक तुम रख लो यहाँ पे, बहुत बेसिक है, बेसिक तुम देख लो यहाँ पे, एक रख लो पीवी इक्वल टू गामा इक्वल बराबर कॉन्स्टेंट रख लो, ठीक है। अब देखो हम गामा का वैल्यू क्या क्या चेंज करेंगे, या फिर के का वैल्यू मान लो, इसे के भी मान लेते हैं कि पीवी के पावर के इक्वल टू क्या है सी, तो के का वैल्यू क्या क्या रखेंगे ताकि क्या होगा तुम्हारा प्रोसेस कौन सा होगा। अब देखो के का वैल्यू, के है तुम्हारा, के का वैल्यू क्या मैंने रखा 0, तो 0 के तो क्या ये तुम्हारा क्या होगा, क्या प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या 1 आता है, 1 आएगा, ये वाला पोर्शन पूरा 1 हो गया, बाकी रेस्ट क्या बच गया, पी बच गया, तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या होगा आइसो क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा है सेकंड क्या है कि तुम के का वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, के का वैल्यू 1 रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा पी इक्वल पी बराबर सी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ देखो प्रेशर वॉल्यूम दोनों आ रहे, लेकिन टेम्परेचर नहीं यार, टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल तुम्हारा हो गया। अब देखो पॉलीट्रॉपिक के लिए यहाँ पे एन रख देंगे, पीवी के पावर के की जगह क्या रख देंगे हम, एन रख देंगे कांस्टेंट, तो क्या होगा तुम्हारा ये तुम्हारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तुम्हारा हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक। और के की जगह गामा रख देंगे तो क्या होगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। और अगर इन्फिनिटिव रखेंगे, अब इन्फिनिटिव मतलब कैसे, देखो पीवी के पावर के इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये तो जानते हो, ये तुम्हें पहले से पता हो, तो के का वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, के का वैल्यू हम क्या रखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो तुम्हारा किसी के पास इन्फिनिटी क्या होता है, बस समझ गए, बाकी खत्म यहीं पे। तो वी इक्वल टू क्या हो जाए तुम्हारा 0 खत्म। अब देखो ये तुम्हें याद रखना है हर हालत में कि कौन कौन सा कब प्रोसेस होता है। पीवी इक्वल टू गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है, तो वॉल्यूम ये वैल्यू अब क्या हो गया, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गया। के का वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा तुम्हारा, अब अभी मैंने समझा दिया कैसे कैसे होता है। के का वैल्यू 0 रखते हो क्या होगा, ये वाला पोर्शन पूरा 1 हो जाएगा, पी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा। और के का वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सिंपल पीवी तो बराबर कांस्टेंट, लेकिन क्या टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, थर्मल प्रोसेस रहेगा। पीवी और एन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। पीवी और के जगह गामा रखेंगे तो एडियाबेटिक हो जाएगा। इन्फिनिटी रखेंगे तो वॉल्यूम वहाँ पे 0 हो जाता है। इसका पावर इन्फिनिटी रख देंगे तो के का वैल्यू इन्फिनिटी तो वॉल्यूम वहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो 2 ग्राफ है पीवी डायग्राम, एक ये और ये, तो दोनों में तुम्हें देखना है कि कौन कौन सा क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो पी का वैल्यू और वी का वैल्यू यहाँ है, ठीक है। तो सिंपल तुम देखो यहाँ पे पी हो गया, पी हो गया और ये भी हो गया, ये तुम्हारा एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये तुम्हारा क्या है कंप्रेशन का ग्राफ है। तो देखो सबसे पहले के का वैल्यू क्या है जी, ये देखो ये डायग्राम तुम देख लो, जब हम के का वैल्यू रखें तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा ये स्ट्रेट लाइन। क्यों, के का वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट देखो, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन प्रेशर बाकी तो और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो नहीं कांस्टेंट बोला, ये तो बस क्या बोल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। के का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, मतलब पीवी कांस्टेंट। अभी लास्ट टाइम तुम्हें पता था कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे चलता है, पीवी डायग्राम पे कर्व बनता है, तो देखिए ये कर्व चलेगा, ठीक है।
और उसके बाद पीवी के की जगह क्या रखेंगे, एन रखेंगे, तो क्या पोलियोट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। तुम्हें पता है क्या स्टिफनेस का क्या होगा, ज़्यादा होगा पोलियोट्रॉपिक का, इसलिए स्टिफनेस यहाँ देखो ज़्यादा हो गया। गामा रखेंगे डायबिटिक और स्टिफनेस सबसे ज़्यादा होता है, ये रख दिए। इन्फिनिटी है तो क्या होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा यहाँ पे पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिंपल वॉल्यूम तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है यार। अब देखो ये कंप्रेशन का पार्ट, ये कंप्रेशन का हो गया, नीचे से चलेगा कंप्रेशन। तुम्हें पता है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि देखो यहाँ पे एक सबसे पहले के का वैल्यू 0 रखेंगे, ये अंदर क्यों रहा है, कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे के का वैल्यू 1 रखेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। के का वैल्यू गामा रखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, के का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पोलियोट्रॉपिक, के का वैल्यू गामा रखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एडियाबेटिक। सबसे ज़्यादा स्टिफनेस किसका होता है, एडियाबेटिक का ही होता है, और ये का इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखें प्रोसेस को कैसे कैसे हम पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं, उसका कर्व कैसा बनता है, ये तुम्हें याद रखना है। ये वैल्यू तो हमेशा याद ही रखना कि क्या होता है। अब आगे चलते हैं तो आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस क्या होता है, ये तुम्हें पहले से कुछ पता होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, तो यहाँ भी देख लो, वही है बस उसी का एक्सप्लेन क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस और आइडियल गैस और परफेक्ट इक्वेशन। नहीं, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस क्या होता है, एजम्पशन इसका कुछ होता है, मार्क कर लो। एजम्पशन पूछता है कि आइडियल गैस का एजम्पशन क्या होता है, हम किस केस में आइडियल गैस मानते हैं, परफेक्ट गैस का एजम्पशन क्या होता है, क्या क्या एजम्पशन लेके हम करते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहला देखो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैसेस में, वो हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम, समझ गए। दूसरा क्या है कि जो वॉल्यूम ले रहा है गैस तुम्हारा, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं रिस्पेक्ट ऑफ किसके, कंटेनर के वॉल्यूम के। हम मानते हैं कंटेनर बहुत बड़ा है और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है आपका गैस वो बहुत कम है रिस्पेक्ट कंटेनर में, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और ये फेवरेट कंडीशन, किस कंडीशन में आइडियल गैस बन सकता है, इसके लिए फेवरेट कंडीशन क्या होता है, डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए। गैस का क्या होता है, डेंसिटी कम, बहुत कम, प्रेशर बहुत हाई, प्रेशर हाई तो क्या ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। और टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा, हाई होना चाहिए। ये इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, जैसा कि इसके एजम्पशन में लिखा हुआ पहले से कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना अट्रैक्शन रिपल्सन सारा हम नेगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस जो हो रहा है वो हम बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में। फेवरेबल कंडीशन तुमसे पूछता है आएगा एग्जाम में कि फेवरेबल कब होता है, कि किस कंडीशन में आइडियल गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बहुत आसान है, डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, प्रेशर बहुत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। एक के पास टेम्परेचर हाई और लगभग सारा कुछ कम। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम देख लो, देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब तुम नोट कर लेना, देख के तुम्हें वीडियो में को स्लो भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन रहता है, और तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी कुछ होगा तो कमेंट में बताना, मैं तुम्हें सारा कुछ दे दूंगा, जो जो चाहिए नोट्स या फिर क्वेश्चन सब मिल जाएगा। अभी क्या है, ऑल द सब्सटेंस, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द सब्सटेंसेस नॉर्मली एग्जिस्ट एट द गैसेस विल बी कंसीडर एज आइडियल गैस, ठीक है। जितना भी सब्सटेंस नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है गैसेस फॉर्म में, उसको हम कंसीडर क्या करते हैं, आइडियल गैस। एग्जाम्पल O2, N2, CO2, एयर एंड हीलियम, ठीक है। दूसरा, वाटर वेपर मिक्स विथ एयर शुड बी कंसीडर आइडियल गैस, मतलब वाटर वेपर अगर एयर के साथ मिक्स होता है उसको क्या करते हैं, आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं। तीसरा, स्टीम शुड नॉट बी कंसीडर इन आइडियल गैस अनलेस मेंशन्ड, स्टीम से भी लिखा हो तो आइडियल गैस वो नहीं मानते हैं, ठीक है। उसको क्या, जब तक कि उसमें मेंशन किया हो ना कि हम आइडियल गैस मान रहे हैं, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो उसको हम नहीं मानेंगे क्या है कि आइडियल गैस है, ठीक है। अगला क्या है, स्टीम वर्ड इज यूज्ड फॉर द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, स्टीम वर्ड यूज क्या किया जाता है तुम्हारा कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जनरली एट हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, स्टीम क्या होता है तुम्हारा गैसियस, गैस की तरह होता है, दिखता है ना, दिखता है क्या, वो गैस की तरह होता है, बिहेवियर उसका गैस वाला हल्का कुछ आ जाता है, तो ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, हम उसको मानते हैं कि जनरली वो क्या है तुम्हारा कोई अलग चीज़ नहीं होता, बस वाटर का ही दूसरा फेज है, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर वैसा मिलता है। अगला क्या होगा तुम्हारा, वेपर टर्म इज यूज्ड फॉर गैसियस फॉर्म सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट, अच्छा देखो क्लोज टू फेज चेन, ये क्या कह रहा है, वेपर टर्म हम यूज कब करेंगे गैसियस फॉर्म के लिए, सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट क्लोज टू द फेज चेन, जब सब्सटेंस कोई फेज चेन की ओर चलता है तो उसमें क्या
टर्म करते हैं, वेपर टर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं। देयरफॉर जनरली वेपर टर्म यूज व्हेन द गैसियस फेज इज प्रेजेंट विद इन सॉलिड और लिक्विड फेज, ठीक है। मतलब जनरली हम वेपर टर्म कब यूज करते हैं, जब तुम्हारा सॉलिड हो या लिक्विड हो सब्सटेंस, उसमें कुछ वेपर का क्या हो जाता है, वेपर का कुछ क्या उसको बोलते हैं, कैरेक्टर आ जाता है, समझ लो ऐसे। अब देखो ये तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवी बराबर माटी से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको बहुत सारा हो जाएगा यहाँ पे कि कब हम, मैंने इसका पंगा पता है क्या, इसका पंगा आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका ये यूनिट बहुत इसका पंगा करेगा तुम्हें, तो तुम यही सीख लो। देखो क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी दिख रहा है, दिख रहा है। एक तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी, कितना लोग बोल रहा हो, कह रहे सर तो गलत लिख रहा है, ये तो गलत चल रहा है यार, यहाँ तो एनआरटी होता है, हम तो 12th में एनआरटी पढ़ा है, यहाँ एमआरटी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये और हो गया तुम्हारा, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, ठीक, जिसमें से यहाँ देख लो ये वाला जो आर है, ये आर जो लिखी, इस आर नहीं सिर्फ ये आर क्या तुम्हारा होता है, चेंज, ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा चेंज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो आर बार आ गया ये तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, आर बार का वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता है, क्या होता है 8.314 यूनिट, ध्यान रखना, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट का यूनिट है, ये तुम्हें यूनिट याद ही रखना होगा। हर बार का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 8.314 यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये तुम्हारा होता है, ठीक है, समझ गए, ये हमेशा याद रखना यूनिट, इसका यूनिट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर बार सिर्फ ये आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वैल्यू क्या होता है 3.314, लेकिन यूनिट क्या होता है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है, समझ गए। ये इतना तो तुम्हें आइडिया लग गया होगी क्या क्या वैल्यू कहाँ से वैल्यू क्या क्या निकालते हैं, समझ गए। और ये सब तुम्हें बताया हुआ ही है कि देखो पी एडियाबेटिक का कंडीशन क्या था, पी इक्वल टू कांस्टेंट, क्या सिंपल कंडीशन क्या था, एडियाबेटिक मत ए से और एयर भी ए से, तो ए फॉर एडियाबेटिक, आई से क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्या होता है आइडियल गैस हो गया, आर से तुम्हारा रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। और ये वाला तुम्हें फॉर्मूला पता हो क्या होता है, एडियाबेटिक लिया तो तुम्हारा चलता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के बाद गामा माइनस 1 गामा, ठीक है। T2/T1 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखेंगे कि क्या पूछे, एडियाबेटिक के तुम्हें टेम्परेचर निकालना, ये सब पूछेगा तुमसे, तो क्या होता है सिंपल T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 गामा, ठीक है। गामा का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, गैस कॉन्स्टेंट होता है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा V1/V2, ठीक है, T2/V1/V2 और गामा माइनस 1, गामा इसमें नहीं होगा, ठीक है। देखो फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फार्मूला याद रखना है, फार्मूला तुम्हें याद है, सारा क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक। अब देखो आगे क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी के पावर एन बराबर कांस्टेंट सेम चलेगा। एडियाबेटिक क्या था T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 गामा, लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो V1/V2 के पावर क्या होता है गामा माइनस 1 गामा, इसमें गामा नहीं होता है बेस में जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। पॉलीट्रॉपिक भी सेम हो गया तुम्हारा, क्या होता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 गामा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म में तो T2/T1 इक्वल टू V1/V2 के पावर क्या हो जाए गामा हो जाए, एन कर दो सेम n-1 चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ तक बेसिक जो था थर्मोडायनेमिक्स वो खत्म हो गया है। अब तुम आगे देखो कि क्या हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक तुम्हारा बहुत अच्छा यहाँ पे एक आया है सवाल, तुम मत देखना अभी, क्वेश्चन तुम्हें भी करना ही नहीं है, क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेगा सिंपल। जब हम ऐसे लिखते हैं पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो आर क्या होता है यहाँ पे आर बार होता है, ठीक है। तो आर बार का क्या वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये होता है तुम्हारा। वहीं अगर नंबर ऑफ मोल तुम्हारा दे दिया कि नंबर ऑफ मोल क्या है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लिखेंगे तो ये चेंज कर जाएगा, तो एन दे दिया रहेगा, आर बार का वैल्यू क्या लिखेंगे तुम्हारा, ठीक है, आर बार तुम्हारा हो गया, इन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि तुम्हें
जो ये क्या है तुम्हारा किलो मोल तुम्हें चाहिए, ठीक है ना, क्या था तुम्हारा किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। तो यहाँ पे जो इनका वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमको क्या उड़ाना रहे, क्योंकि यूनिट क्या हटाना है ना, यूनिट हटाने के लिए। अरे तुम समझ नहीं पा रहे क्या भाई, 8.314 क्या होता है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, इतना होता है तुम्हारा। अब यहाँ से तुम्हारा ये मोल को हटाना है, ठीक है, मतलब क्या ये पूरा किलो जूल किलो मोल को हटाना है। तो इनका इन वाला इन जो है मोल है, इसको क्या करेंगे, मान लो कि चेंज करना है, जैसे समझ लो तुम ऐसे कि 8.314 ये, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोई मोल वाले से, किलो मोल वाला, ताकि ये कट के सिर्फ किलो जूल बचे, एनर्जी किलो जूल में बचे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा जो वैल्यू तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, सिंपल, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा दे देगा, अगर मान लो 70 मोल दे ही दिया, अगर 70 मोल दे दिया तो सिंपल 70 मोल को ग्राम में बदल देना, नीचे 1000 से डिवाइड कर देना, कि क्योंकि ये मोल है तो किलो जूल में बदल केजी में आ जाएगा, किलो मोल हो गया तुम्हारे यहाँ पे, और ये मोल मोल कट जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझा दूँ, देखो आर क्या होता है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, इतना होता है। अब तुम्हें क्या उड़ाना है यहाँ से, किलो मोल तुम्हें उड़ाना है यहाँ से, किलो मोल उड़ाना है ना, तभी तो किलो जूल पर केल्विन बनेगा। तो इसके लिए क्या है तुम्हारा इन का यूनिट क्या होता है, 70 मोल तुम्हारा दिया होता है, इसको क्या करोगे तुम केजी बदलने के लिए क्या 1000 डिवाइड कर दोगे, तो अभी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 8.314 इंटू किलो जूल 1/किलो मोल केल्विन। अब इसको हम अगर क्या करेंगे, इसको मोल केल्विन से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा तुम्हारा, बाद किलो जूल पर केल्विन बचेगा, ठीक है। तो यूनिट बहुत याद रखना, यूनिट बहुत काम आएगा जब क्वेश्चन करोगे तो। अभी हीट देखते हैं, जो कि इसी का एक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। तो हीट क्या होता है, क्यू तुम्हारा हीट एम सी डेल्टा टी, हम इतना जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है क्यू स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा एम सी डेल्टा टी, जिसमें तुम्हारा एम तुम्हारा मास हो गया, सी तुम्हारा हो गया क्या स्पेसिफिक हीट क्या है, डी चेंज टेम्परेचर हो गया तुम्हारा, ठीक है। और एम इंटू सी को भी हम साफ में अगर तुम्हारा हीट कैपेसिटी लिया तो ये पूरा एम एन सी होता है तुम्हारा, ठीक है। अगर कभी तुम्हारा लिख दिया कि हीट कैपेसिटी इतना है, हीट कैपेसिटी अगर लिख दिया उसका मतलब तुम्हारा सिंपल है कि वो क्या बोल रहा है, कुछ बता रहा तुम्हें कि वो हीट कैपेसिटी इतना, मतलब एम सी का मल्टीप्लीकेशन वो दिया हुआ है। कहीं लिख दिया कि हीट कैपेसिटी इतना, मान लो 100 है, 100 लिख दिया, तो मतलब क्या एम सी का वैल्यू वो 100 दिया तुम्हें, समझ गया ना, समझ गया ना, वो एमसी का तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आगे बात करते हैं, ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, क्यू इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, यहाँ से निकाल लोगे। यूनिट क्या होगा तुम्हारा, सी का यूनिट किलो जूल पर के, हमेशा सी का यूनिट क्या रखेंगे, किलो जूल पर के जी केल्विन में, हमेशा ये याद रखेंगे, सी किलो जूल पर किलो केल्विन में। सिंपल कैसे आएगा, क्या होता है एम इक्वल टू, तो भाई यूनिट, यार यूनिट बहुत ध्यान रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एम सी डेल्टा टी, एम सी डी टी होता है तुम्हारा, ठीक है। अब सी का यूनिट निकालना तो क्या हो जाएगा क्यू बाई एम डी टी, क्यू का यूनिट क्या होगा तुम्हारा किलो जूल, मास तुम्हारा के जी होता है, और डी टी तुम्हारा क्या है तुम्हारा कैल्विन, तो कैल्विन होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा के जी पर किलो जूल, किलो जूल पर के जी कैल्विन, ये तुम्हारा आपका यूनिट हो गया, तुम्हारा इतना हो गया यूनिट। अब आगे की बात करते हैं, तो दूसरी देख लो क्या है तुम्हारा, देखो सी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, सी का वैल्यू स्पेसिफिक हीट क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट ऑफ किसके, कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा क्या होता है सीपी का वैल्यू बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में, सीवी के रिस्पेक्ट में। कैसे तुम्हें याद नहीं करना, तुम याद रख लो, सीपी हमेशा बड़ा होता है सीवी से, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना है इसके लिए तो तुम देख लो, सिंपल कुछ यहाँ पे है, कुछ बात है जो तुम यहाँ देख लो। तो बात कर रहे थे हम कि
इस सीपी हमेशा क्या होता है, तुम्हारा सीपी का वैल्यू है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो तुम्हारा बड़ा होता है किससे, सीवी से, मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमेशा याद रखना तुम्हारा। अब क्यों होता है, देखो कोई डिफरेंशियल हीट क्या होता है, हीट इज द मेड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या होता है तुम्हारा, हीट तुम्हारा कैसे बनता है, एनर्जी ट्रांसफर से, जो कि कब होता है, जब तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफर होगा, उसी को हम हीट बोलते हैं। अगला तुम्हारा, ठीक है, अब अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बात है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, याद रखना, ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट केल्विन और डिग्री सेल्सियस, समझ गए। मतलब स्पेसिफिक हीट तुम्हारा अमाउंट ऑफ वो एनर्जी होता है जो कि चेंज, जो टेम्परेचर पर यूनिट मास में, जो पर यूनिट मास में पर केल्विन जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तुम्हारा वो एनर्जी होता है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो कि पर यूनिट मास में, पर यूनिट केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो तुम्हारा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तुम इज मोर रिस्पेक्ट ऑफ किसके, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि सीपी कांस्टेंट प्रेशर इंक्लूड बोथ इंटरनल एनर्जी होता है और मॉनिटर वर्क, दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तुम्हारा सिर्फ इंटरनल एनर्जी लेता है, समझ गए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तुम्हें पता है क्या होता है, फॉर द नन क्या तुम्हारा ठीक है, मतलब समझ लो तुम, ये तुम्हें पता हुआ, देखो उतना नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब तो फॉर्मूला ही बेसिकली है, ठीक है। गामा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, सीपी बाई सीवी, ठीक है। एक तुम्हारा होता है क्या, एक तुम्हारा होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर कांस्टेंट, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये तुम्हें याद है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, सीपी बाई सीवी इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, गामा होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सीपी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सीपी सीवी दोनों बढ़ेगा, समझ गए। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो सीपी और सीवी तुम्हारा सब क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। और लेकिन गामा का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, घटाएंगे तो सीपी सीवी क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। ये तुमसे एज टेम्परेचर नन होमोजेनियस, ठीक है, समझ गया ना। ये नन होमोजेनियस के लिए तुम्हारा है, ठीक है। नन क्या तुम्हारा, सॉरी होमोजेन, नन मोनो एटॉमिक गैसेस, जो मोनोटॉमिक नहीं है उसके लिए ये कंडीशन है। मोनो समझ गया ना, मोनोटॉमिक, फॉर मोनोटॉमिक गैस टेम्परेचर इंक्रीज बोथ सीपी एंड सी विल बी इंक्रीज बट रेशियो ऑफ सीपी विल डिक्रीज, क्योंकि दोनों जब बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि क्या होता है तुम्हारा, सीवी ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा डिक्रीज होगा। तो सिंपल याद रखना कि क्या होता है तुम्हारा कि फॉर मोनोटॉमिक गैसेस जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका क्या आएगा, बोथ सीपी एंड सी विल इंक्रीज बट रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी डिक्रीज, ये याद रखना, ये तुमसे बहुत बार पूछेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज फॉर नॉन मोनोटॉमिक गैसेस सीपी एंड सी विल इंक्रीज बाई द इक्वल अमाउंट बट गामा डिक्रीज फॉर मोनोटॉमिक गैसेस, जैसे हीलियम, आर्गोनिज्म मोनोटॉमिक गैसेस हो गए, सीपी सीवी एंड गामा रिमेन कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। ये देख लीजिए, आ गया समझ में। मोनोटॉमिक गैसेस की हम जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने से सीपी सीवी गामा सारा का सारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब नॉन मोनोटॉमिक की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सीपी सीवी दोनों बढ़ता है, लेकिन जो रेशियो होता है गामा, जो रेशियो होता है गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी, रेशियो तुम्हारा घटता है, समझिए। ये प्रॉपर्टी एयर का है, क्या होता है तुम्हारा, सीपी का वैल्यू 1.0 क्या होता है 1.005 किलो जूल पर केजी, सीपी का वैल्यू ये होता है तुम्हारा। सीवी का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, फॉर गैस के लिए, आइडियल गैस मानते हैं जिसके लिए 0.78 किलो जूल पर केल्विन पर केजी होता है तुम्हारा। आर तुम्हारा 0.287 क्या होता है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, एक जो मैंने तुम्हें बताया 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। लेकिन यहाँ क्या आर है, ये 0.287 तुम्हारा इसका वैल्यू होता है किलो जूल पर केजी, क्योंकि वहाँ पर घट जाता है ना तुम्हारा, क्या हट रहा है तुम्हारा, नीचे क्या रहा है किलो जूल, नीचे किलो मोल हट गया तो बाकी केजी बचा, गामा 1.4 होता है तुम्हारा, ठीक है। अब आज